सेकंड बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड कल रात ला लीगा का जो मैच था वो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बार्सिलोना 2-1 के लीड से जीत जाता है मैच। ऑब्वियसली बार्सिलोना कमबैक करता है, पहले एटलेटिको मैड्रिड ने गोल मारा था एंड उसके बाद बार्सिलोना के रैशफोर्ड ने बेहतरीन गोल मारा एंड उसके बाद बार्सिलोना के लेवांडोव्स्की ने एक अच्छा गोल मारा। हालांकि उस गोल का क्रेडिट भाई आप पूरा का पूरा जोआ कैंसेलो को दोगे, लेकिन बात ए पे ख़त्म नहीं होता। बात जहाँ पे ख़त्म होता है वो ये है कि भाई बार्सिलोना के साथ एटलेटिको मैड्रिड का मैच जो है अगले आने वाले 3 मैचेस में और 2 बार होने वाला है। आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों, ला लीगा में तो भाई 2 ही बार मैच होता है एंड वो भाई एक बार आपका जनवरी से पहले हो जाता है और एक बार आपका जनवरी के बाद होता है, दोनों मैचेस। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली भाई एटलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का इस सीजन में टोटल 6 मैचेस होने वाला है। सबसे पहले तो भाई एटलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का जो बार्सिलोना के होम स्टेडियम में ला लीगा का मैच हुआ था वो सबसे पहले हुआ था एंड उसके बाद कोपा डेल रे का जो सेमीफाइनल था वहाँ पे भाई बार्सिलोना के साथ एटलेटिको दी मैड्रिड भिड़ा था एंड वहाँ पे एटलेटिको दी मैड्रिड के होम पे जाके हमने 4 गोल से पेल गए थे एंड उसके बाद अपने स्टेडियम में आके हमने 3 गोल मारा था और 1 गोल मारते तो फिर हम कमबैक शायद से कर सकते थे। हालांकि वो सर 3 मैच खत्म हो चुका है और 3 मैचेस का भाई कोई रिजल्ट अब काउंट नहीं होगा। अभी फिलहाल जो है ला लीगा के मैचेस चल रहा है, सेकेंड लेग मैचेस था ला लीगा का एंड वो था भाई एटलेटिको मैड्रिड के होम पे जो कि हम जीत चुके हैं, बहुत बेहतरीन। लेकिन आगे आने वाले जो फिक्सर्स है यूसीएल के यानी कि UEFA चैंपियंस लीग के उसमें भी भाई 2 मैचेस क्वार्टर फाइनल में मिला है भाई एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट ऑब्वियसली। तो क्वार्टर फाइनल में भी भाई 2 लेग होता है। पहला लेग होने वाला है बार्सिलोना के होम स्टेडियम में जो कि होने वाला है अगला 9 मार्च को रात को 12:30 बजे। ऑब्वियसली 9 मार्च को रात को 12:30 बजे यानी कि आपका 10 मार्च हो जाता है। एंड दूसरी बात अगर करें भाई नेक्स्ट मैच होने वाले कब, नेक्स्ट मैच होने वाला है भाई स्पेनियर के साथ संडे को एंड उस संडे के बाद भाई फिर से वेडनेसडे को रात 12:30 बजे यानी कि भाई फिर से थर्सडे को इंडियन टाइम में आपका एटलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का फिर से मैच होने वाला है सेमीफाइनल लेग 2 क्वार्टर फाइनल लेग 2 जो कि होने वाला है एटलेटिको मैड्रिड के होम स्टेडियम पे। तो इतना सारा भाई डिटेल्स देने के बाद आप मैं आपको छोटा सा एक बात बताता हूँ भाई। देखो एटलेटिको मैड्रिड के साथ ये जो 3 मैचेस होने वाला है ना, ये 3 मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला मैच हम जीत गए ठीक है, लेकिन भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को गलती करते हुए दिखाई दिया। सबसे पहली तो बात तो ये है भाई अप टॉप फिनिशिंग की बहुत कमी है भाई। लमीन यमाल इतना अच्छा फिनिश करते थे पहले भाई, अभी लमीन यमाल का हर एक बॉल ट्रिबल करके राइट विंग से इनसाइड आके कट इन करके जब भी वो शॉट मार रहा है सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा शॉट जो है वो स्काई हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी कंसर्न है। ऑब्वियसली रफीना भी नहीं है साथ में एंड साथ में फिर एंटोरेस एंड लेवेंडोव्स्की जो कि हमारे मेन स्ट्राइकर है आप कह सकते हो, उन दोनों का भी भाई गोल ड्रॉट चल रहा है। तो बहुत बड़ी भाई प्रॉब्लम वाली चीज़ में हम फंस गए इस टाइम पे। अब रफीना भी इंजर्ड है तो उसके जगह पे रैशफोर्ड खेला था, लेकिन आज के मैच पे भाई पर्सनली मैं कह रहा हूँ रैशफोर्ड ने रफीना का कमी खोलने नहीं दिया। उसने बढ़िया तरह से भाई ओपोनेंट की डिफेंस को खोला भाई, बढ़िया गोल भी मारा भाई एंड गोल तो भाई 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 क्या बताओ भाई भाई मज़ा आ गया गोल देख के। आप गोल कीपर के पैरों के बीच जो से इतना भाई बेहतरीन क्या बताओ आप भाई, इतना बेहतरीन गोल मारा भाई, बहुत दिन से भाई दिखा नहीं है ऐसा गोल। एंड ऑब्वियसली भाई सेकंड गोल जो पड़ा जोआ कैंसेलो का भाई चुम्मी दे दूँ भाई तेरे को। जोआ कैंसेलो कितना बेहतरीन भाई वहाँ पे मतलब फुटवर्क था जिसके चलते भाई डिफेंडर्स भी गिर गए भाई, एकदम लेट गए डिफेंडर्स एंड वहाँ से जोआ कैंसेलो का शॉट जो कि गोल कीपर जो जुआन मुशो है उसके हाथ से रिफ्लेक्ट होकर फिर लेवांडोव्स्की के शोल्जर में आता है एंड शोल्जर से लेवांडोव्स्की ऐसे करके गोल मार देता है। तो ऑब्वियसली भाई बेस्ट गेम तो नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ भाई कह सकते हो कि ऑन ऑफ ए काइंड गेम था जहाँ पे हम जैसे जैसे करके विन निकल लिए। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की ये मैच 60 मिनट तक हमने एक मैन ज़्यादा खेला है, यानी कि हम 11 बंदे थे लेकिन एटलेटिको मैड्रिड 60 मिनट तक खेला भाई 10 बंदे के साथ। एंड हैट्स ऑफ टू एटलेटिको मैड्रिड बिकॉज आप 60 मिनट तक खेल रहे हो एक मैन डाउन होकर एंड इतना इंटेंसिफाई आप प्रेस कर रहे हो बार्सिलोना को भाई आप तराशाही कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली कहना पड़ेगा भाई एटलेटिको मैड्रिड की टीम तो है। एंड कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भाई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है एंड साथ साथ एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि सामने वाले जो मैचेस होने वाले हैं वो बहुत केओस होने वाला है। एंड आप अपॉर्चुनिटी इसलिए कह सकते हो बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ पहले से पता चल गया जो कि आप यूसीएल के क्वार्टर फाइनल पे दोहराना नहीं चाहोगे। सबसे पहले बात तो ये भाई रोनाल्ड अराउजो जो है वो इंजरी में चला गया। अब रोनाल्ड अराउजो जब इंजरी में चला गया और राइट बैक में स्टार्ट किया था, उसके जगह पे भाई एरिक गार्सिया मिडफील्ड में जब स्टार्ट किया था डिफेंसिव मिडफील्ड वहाँ से राइट बैक में शिफ्ट कर जाता है एंड डिफेंसिव मिडफील्ड हम लोग डालते हैं बर्नाल को। इसके पहले तक मैच जैसा था और ये सेटअप होने के बाद मैच जैसा था बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिला। एंड मेरा पर्सनल पिक भी यही था कि बर्नाल को डिफेंसिव मिडफील्ड खिलाऊंगा, एरिक गार्सिया को राइट बैक खिलाऊंगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो कि मेरे ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया, आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हो चेक करके।
लेकिन आज के जो मैचेस थे उसमें क्या डिफरेंस था वो मैं बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली रोनाल्ड अराउजो के साइड से बहुत ज़्यादा अटैक पड़ रहा था, रोनाल्ड अराउजो डिफेंड नहीं कर पा रहा था। एंड पहले मिनट से पता चल रहा था रोनाल्ड अराउजो आज फुल्ली फिट नहीं है। एंड वो जब उसको इंजरी हो गया तब पता चल गया। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट डिफेंसिव मिडफील्ड की। देखो डिफेंसिव मिडफील्ड पे आप जितना भी एरिक गार्सिया को खिला लो, लेकिन बर्नाल के जैसा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। बर्नाल जिस तरह से बॉल विन करता है, बर्नाल जिस तरह से बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेयर्स में, वो भाई एरिक गार्सिया नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली एरिक गार्सिया के पास लाइन ब्रेकिंग पास डालने वाला चीज़ है, लेकिन वो तो भाई अल्टीमेटली सेंटर बैक का काम हो गया। तो कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा एक सेंटर बैक खिला रहे हैं, नहीं कि कोई डिफेंसिव मिडफील्डर खिला रहे हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, पेद्री पूरा जो पीच है उसको पेद्री को रन करना पड़ा था। पेद्री को जो बोलता है ना बिलिंघम करता है भाई देहाड़ी, वो देहाड़ी करना पड़ता था पेद्री को। एंड जिसके चलते पेद्री भी बहुत ज़्यादा बॉल लूज कर रहे थे, लेकिन बर्नाल आने के बाद पेद्री बॉल लूज बहुत कम कर रहे थे, अल्टीमेटली 0 के बराबर कर रहे थे। एंड बहुत अच्छा गेम कंट्रोल भी हो रहा था बार्सिलोना की तरफ से। अब आफ्टॉप की अगर बात करें तो भाई आफ्टॉप हमने दानी ओल्मो एंड फेर्मिन लोपेस को खिलाया था। दानी ओल्मो एक्चुअल में फॉल्स नाइन की तरह खेल रहा था एंड वो नीचे ड्रॉप डाउन कर रहा था। एंड फेर्मिन लोपेस वो जो स्पेस बन रहा था वहाँ पे अटैक कर रहा था। बहुत सारी जगह पे चांसेस ऐसे आए, मतलब पहले 20 मिनट के अंदर ही 2 चांसेस मिल गया फेर्मिन लोपेस को गोल करने का, क्लियर कट अपॉर्चुनिटी ऑन भी ऑन विद गोलकीपर, लेकिन बंदे ने दोनों बारी बॉल बाहर फेंक दिया आउट ऑफ द गोल पोस्ट। सो ये चीज़ हमें अभी भाई नहीं करना है। अभी हमें बहुत कम चांसेस मिलेगा गोल करने का एंड उसी चांस में हमें बरी करना पड़ेगा। अगर आप बरी नहीं कर पा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाला है। एंड वो चीज़ हमने देखा अल्टीमेटली भाई लास्ट पे एकदम 70-80 मिनट पे जाके हमें गोल मिला, नहीं तो तब तक भाई हम ड्रॉ ही कर रहे थे मैच। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर हम लोग इस तरह चलते रहे तो। डैनियल ओल्मो का अगेन बताइए भाई, डैनियल ओल्मो का गेम बढ़िया था। फिर भी लोपेज को हाफ टाइम पे हटा दिया, उसकी जगह पे भाई फेराट टोरेस को लाया गया एंड डैनियल ओल्मो खेल रहा था एक मिडफील्डर रूप में, फेराट टोरेस खेल रहा था एक स्ट्राइकर रूप में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिसेबल आप लोगों को बता देता हूँ। देखो डैनियल ओल्मो जो है मैंने ऑलरेडी बताया था प्री जो टैक्टिकल एनालिसिस मैच है वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताया था कि डैनियल ओल्मो जो छोटे छोटे स्पेसेस में वहाँ पे सर्वाइव करता है, वहाँ पे उनका गेम बनता है। एंड कल हमने वो चीज़ देखा, डैनियल ओल्मो एंड लामिन यामाल का बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिला। साथ ही साथ कुंदे भी अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, बाद में कुंदे भी आए थे बिकॉज बर्नाल को फिर से इंजरी हो गया। तो अब भाई यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली बात है बर्नाल एंड अगर बात करें हम रोनाल्ड अराउजो को, दोनों की इंजरी हो चुका है। एंड भाई ऑब्वियसली फ्रैंकी डी जॉन्ग तो ऑलरेडी इंजरी है एंड इंजरी से रिटर्न करता है 2 प्लेयर्स जो कि है गावी एंड कुंदे। अब देखो भाई लास्ट में रोनाल्ड अराउजो एंड बर्नाल की जो इंजरी के अपडेट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो भाई रोनाल्ड अराउजो को ऐसा हुआ कि भाई हैमस्ट्रिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट दिखाई दिया, इसलिए रोनाल्ड अराउजो ने प्रिकॉशंस के चलते कहा कि भाई मुझे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये चीज़ मेरे ख्याल से भाई ऑब्वियसली अच्छा है बिकॉज आपके अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आप अगर भाग नहीं पा रहे हो, आपके साइड से ज़्यादा अटैक पड़ रहा है, तो ये टीम के हिसाब से आपने सही काम किया। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज बेसिक प्लेयर्स के अगेंस्ट जब भी हम आते हैं तब रोनाल्ड अराउजो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट बैक के रोल में, इवेंचुअली सेंटर बैक में भी। आप जितना भी गलती करो जो भी करो, बट अल्टीमेटली भाई हमारा प्लेयर है भाई, हमें डिफेंड करना चाहिए प्लेयर्स को। तो ऑब्वियसली भाई रोनाल्ड अराउजो ने जो किया सही किया। अब बात करते हैं भाई बर्नाल की सिचुएशन थोड़ा अलग सा है भाई। बर्नाल को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, अल्टीमेटली उसका एंकल जो है वो ट्विस्ट हो चुका है। तब वो एंकल ट्विस्ट हो चुका है, अब उसको ठीक करने के बाद भाई कितना टाइम लगेगा उसको रिटर्न आने में, भाई वो चीज़ अभी कन्फर्म नहीं है। अब देखो भाई 2-4 दिन में आप रिटर्न कर सकते हो। अब 2-4 दिन में रिटर्न अगर करोगे तो ऑब्वियसली भाई आप यूसीएल के जो फास्ट लेग है वो नहीं खेल पाओगे। बर्नाल रोनाल्ड अराउजो यहाँ पे खेलने का चांसेस है, लेकिन बर्नाल का यूसीएल का फास्ट लेग जो है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो खेलने का चांसेस नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ी एक दिक्कत देने वाली चीज़ है। अब देखना पड़ेगा भाई मिडफील्ड कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग, है ना। अब अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया बिकॉज भाई अभी भी टेस्ट चल रहा है, टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा कि क्या दिक्कत है नहीं। गाबी को अच्छा गेम टाइम नहीं मिला आज, ऑब्वियसली 20 मिनट के आसपास मिला। एंड नेक्स्ट मैच पे हम उम्मीद करते हैं कि शायद से गाबी को अच्छा गेम टाइम देखने को मिला बिकॉज भाई गाबी इंजरी से आ रहा है, एक बहुत बड़ा लंबी इंजरी से आ रहा है, तो भाई उसको ऐसे खिलाना भी सही नहीं है मेरे ख्याल से। मिडफील्ड अगर बात करें तो भाई बार्सिलोना मिडफील्ड कंट्रोल तो कर रहे थे, लेकिन 10 मैन होने के बावजूद भी एटलेटिको मैड्रिड जिस तरह से डिफेंड कर रहा था एंड कभी कभी जिस तरह से काउंटर अटैक पे चढ़ रहा था भाई, देख के लग नहीं रहा था कि वो 10 मैन खेल रहे थे। एंड अगेन भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कंट्रोवर्सी होंगी। सबसे पहले कंट्रोवर्सी की बात कर लेते थे। देखो सबसे पहला कंट्रोवर्सी तो ये है कि भाई रेड कार्ड था या नहीं था, जो आपका अर्जेंटाइन जो प्लेयर था उसको रेड कार्ड दिया गया था, नाम में भूल गया, सॉरी निको गोंजालेस शायद से। तो उस बंदे को रेड कार्ड भाई ऑब्वियसली था बिकॉज आप लास्ट मैन हो, उस जगह पे आप लामिन यामाल को खींच रहे हो बिकॉज लामिन यामाल का थ्रू होता तो शायद से ऑन भी ऑन होता गोलकीपर के साथ। एंड ऑन भी ऑन अगर गोलकीपर के साथ होता अगर किसी जगह पे, एंड वहाँ पे आप अगर वो नहीं होने दे रहे हो फाउल करके, तो अब आपको रेड कार्ड मिलेगा। दूसरी बात करते हैं जेरार्ड मार्टिन की। तो जेरार्ड मार्टिन ने उस बंदे के पैर में तो पैर लगाया, लेकिन उसके पहले उसने बॉल पे टच किया एंड उसने बॉल क्लियर किया एंड फॉलो थ्रू में उसको पैर कैच हो गया। यहाँ पे हार्डली आप एक येलो कार्ड दे सकते हो,
फॉलो थ्रू में ज़्यादातर फाउल्स नहीं होता, फॉलो थ्रू आप पकड़ते हो तो, बिकॉज आप बॉल ऑलरेडी टच कर चुके हो। तो रूल्स ये है, आप अगर बॉल पहले टच करोगे उसके बाद किसी बंदे को टच करोगे तो फाउल काउंट नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रेकलेस अगर हो गया फॉलो थ्रू में तो आपको येलो कार्ड दिया जाएगा। रेकलेस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग रेकलेस नहीं था। इसलिए रेकलेस नहीं था बिकॉज रेकलेस उस चीज़ को पकड़ा जाता है जो कि आपका जो पैर होता है ना, पैर ऐसे होता है ना, तो पैर का जो ये घुटना होता है ना, यहाँ से भाई ऊपर जो भी होता है वो आपका कहा जाता है रेकलेस। तो उसके ऊपर नहीं था, वो पैर का जो ये टो था वहाँ पे लगा था। तब भी ऐसी बात है भाई, ये रेकलेस नहीं था, रेड कर दिया था एंड बाहर ने वो ओवरटर्न कर दिया। एंड बढ़िया चीज़ मैं कहूँगा कि भाई बाहर ने ये चेक किया। दूसरी तरफ अगर भाई हम निको गंजालेस की बात करें तो भाई निको गंजालेस के टाइम पे भी बाहर चेक हुआ, ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा भाई रेफरी की तरफ से। बिल्कुल भी बायस स्टेशन पे नहीं गया रेफरी, बिल्कुल भी ये सब डिसिप चीज़ों में भाई रेफरी ने बाहर का यूज़ किया एंड उसने वीडियो देखा एंड देखने के बाद फिर से उसने डिसाइड किया कि भाई नहीं, ये सेकेंड येलो कार्ड नहीं बल्कि ये डायरेक्ट रेड कार्ड है। तो अल्टीमेटली बात वही हुआ भाई, आप सेकेंड येलो कार्ड लेते तो भी आपका रेड कार्ड हो गया था ऑलरेडी। एंड अगर आप आई मीन प्योर रेड कार्ड ले रहे हो तो आप फिर 2 मैच के लिए सस्पेंड हो। अगर आप वहाँ पे एक येलो कार्ड लेते यानी कि सेकेंड येलो कार्ड होता, आपका रेड कार्ड होता, तो आप 1 मैच के लिए सस्पेंड होते। तो ये चीज़ का डिफरेंस देखने को मिला। एंड ये सिर्फ ला लीगा में लागू होगा, तो ऑब्वियसली यूएफए चैंपियंस लीग में मत सोचिए कि बार्सिलोना के अगेंस्ट जो मैचेस होने वाले वहाँ पे ये लोग देखेंगे नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे देखेंगे ये लोग, बिकॉज वो अलग लीग है एंड ये अलग लीग है। ये ला लीगा है, ला लीगा में उसको सस्पेंड मिला एंड यूएफए चैंपियंस लीग में उसको कोई सस्पेंशन नहीं मिला। अब और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो भाई सबसे पहले बात तो ये है भाई, पहला जो येलो कार्ड उसको मिला क्या वो जस्टिफाइड था? या तो बहुत से बंदे क्वेश्चन करें, ऑब्वियसली जस्टिफाइड था। आप बीच के बीच में हो, वहाँ पे भी लमीन यमाल ऑलमोस्ट थ्रू हो गया था एंड वहाँ पे आप बॉल हाथ से पकड़ के रोक रहे हो, तो ये भाई ऑब्वियसली आपके लिए येलो कार्ड है, एक फाउल है। एंड येलो कार्ड इसलिए उसको पहला येलो कार्ड मिला था निको गंजालेस को, एंड दूसरा येलो कार्ड ऑब्वियसली मैंने बताया किस लिए मिला था। अब जेरार्ड मार्टिन की बात भी मैंने कर लिया कि भाई ये रेड कार्ड नहीं था। एंड साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स कह रहे थे, जोआन मुसो भी कह रहे थे कि जेरार्ड मार्टिन को रेड कार्ड था। भाई अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि भाई रूल्स के हिसाब से ये रेड कार्ड नहीं था, आपको जो कहना है क्या हो भाई। अब यहाँ पे भाई और एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट जो भी बेंच से आया भाई अच्छा सब्स्टिट्यूट था, एंड भाई लेवेंडोव्स्की जब आता है लेवेंडोव्स्की भी अच्छा करता है, एक्सेप्ट भाई फेरेंटोरेस आके भाई मुझे दिखा नहीं कुछ खास किया भाई। बहुत सारी जगह पे फेरेंटोरेस को चांसेस मिला गोल करने का भाई, अगर वो मतलब बॉल आते ही एकदम शॉट कर देता तो गोल हो जाता, लेकिन नहीं, बंदा भाई पैर में टाच देगा, टाच लेकर थोड़ा इधर उधर घूमेगा, उसके बाद भाई शॉट करेगा। तो कहीं ना कहीं भाई एक अच्छा स्ट्राइकर की ज़रूरत है बार्सिलोना को, तो भाई खेलते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एंड जोआन गार्सिया का जो भाई मैच था वो बेहतरीन था। जोआन मूसा का मैच भी बढ़िया था, जोआन मूसा एमवीपी हो जाता है एटलेटिको मैड्रिड के। गोलकीपर जो है बहुत बेहतरीन भाई, 20 के ऊपर हमने शॉट मारा, इतने सारे शॉट्स उन्होंने सेव किए और सिर्फ 2 गोल खाया, तो भाई अल्टीमेटली अच्छी गोलकीपिंग किया। जोआओ कैंसेलो अगेन भाई बेहतरीन, एंड जोआओ कैंसेलो का परमानेंट साइनिंग तो मांगता है भाई अल्टीमेटली भाई। लेकिन 90 मिनट तक जोआओ कैंसेलो थोड़ा खस्ता हो गया था भाई, उसका मतलब पसीना पसीना निकल रहा था भाई, वो टायर्ड हो गया था। तो देखने वाली बात यह है कि भाई कितना इंटेंसिटी के साथ आप यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस में जोआओ कैंसेलो स्टार्ट कर पाएगा एंड खेल पाएगा। एंड ऑब्वियसली मार्कोस रैशफोर्ड भी टायर्ड हो गया था एंड में हमने देखा। तो वही है कि भाई फिजिक जो है वो राफिना के जैसे मार्कोस रैशफोर्ड का नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली भाई रैशफोर्ड ने बढ़िया ट्राई किया, आज डिफेंस भी किया आके, तो मुझे अच्छा लगा भाई अल्टीमेटली। रैशफोर्ड कहीं ना कहीं भी अब परमानेंट साइनिंग करने के लिए बार्सिलोना में भाई वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। एंड अल्टीमेटली हमारा अगर उसमें भला है तो भाई करो फॉर परमानेंट साइनिंग, क्या दिक्कत है भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रैशफोर्ड से। इवन जो कैंसेलो को ऑब्वियसली साइनिंग करना भाई।